हे भगवान, आज तो मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसीलिए आज तो मुझे सुंदर दिखना ही होगा। लेकिन मेरा मेकअप कुछ खास नहीं लग रहा। एक काम करती हूँ, भाभी का मेकअप ले लेती हूँ। फिर सानिका अपने भाभी के कमरे में जाकर उनका मेकअप किट ले लेती है और वो उससे मेकअप कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में, ये सब क्या है सानिका? तुम मेरा मेकअप क्यों इस्तेमाल कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मेरे सामान को हाथ लगाने की? जानती भी हो क्या कि ये प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं? अरे भाभी, अब मेरा मेकअप किट इतना अच्छा नहीं है ना, इसीलिए मैं आपका यूज कर रही हूँ। हाँ तो कम से कम मुझसे पूछ तो लेती ना, बेशरम कही की। देखिए भाभी, आप बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। अरे मुझे बेशरम कहने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। उस दिन भी आपने मुझसे पूछे बिना ही मेरा गाउन पहन लिया था, लेकिन तब मैंने कोई बवाल नहीं किया था। तो फिर अब आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे ड्रेस और मेकअप किट में बहुत अंतर होता है, और बवाल ना करके तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने भी आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा जी, बताओ तो जरा, क्या किया है आपने आज तक मेरे लिए? ये फालतू की बातें जाकर कहीं और कीजिए, मेरे सामने नहीं। ज्यादा आवाज ऊंची करके बात मत करो मुझसे। अरे आप तो कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, तो मैं क्या पागल हो गया जो आपकी सारी बातें सुनकर लूं? दोनों ननद भाभी की बहस सुनकर सानिका के माता पिता कमलेश और भानुमति वहां पर आते हैं। अरे क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? आज इतना अच्छा दिन है और तुम दोनों ने सुबह सुबह ही कलेश शुरू कर दिया। और नहीं तो क्या, जब देखो तब दोनों हर वक्त झगड़ती रहती हो। अरे ननन भाभी को बहनों की तरह रहना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो बस एक दूसरे की जानी दुश्मन बनकर बैठी हो। लेकिन पापा, ये सब भाभी ने शुरू किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं पापा जी, यही सारे फसाद की जड़ है। अरे इसे तो इतनी भी अकल नहीं है, मुझसे बिना पूछे ही मेरे सामान को हाथ लगाती रहती है। इसमें गलती तुम दोनों की ही है। अरे एक दूसरे के सामान को बिना अनुमति के हाथ तुम कैसे लगा सकती हो? ये तो सरासर गलत बात है। पर पापा जी। बहू, अब बंद करो ये बहस और तैयारियां करो, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। फिर कुछ ही देर बाद अभिनव नाम का एक लड़का अपनी माँ मंजू के साथ सानिका को देखने आता है। अरे सानिका बेटा, बैठ जाओ ना, कब से ट्रे हाथ में पकड़कर खड़ी हो तुम? अरे नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। अरे बेटा, इतना तामझाम मत करो, हम कोई दबी सोच वाले लोग नहीं हैं। ठीक है आंटी जी। वैसे कमलेश बेटा, मैंने तुम्हारे हाल ही में आए फोटोज देखे, काफी अच्छे थे। हाँ अंकल जी, वो फोटोज दिवाली के थे। हमारा परिवार साथ मिलकर ही सारे त्योहार मनाता है। जी, हम आपस में एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमारे घर पर बहुत खुश रहेगी। चलो बढ़िया है, आपकी बातें सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी तरफ से तो हाँ है। लेकिन अभिनव बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? माँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ ही है। अरे वाह सानिका बेटा, तू बता, तेरा क्या विचार है? सानिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। मेरी तरफ से भी हाँ है माँ। बहुत बढ़िया बेटा, चलो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। सभी आपस में मुंह मीठा करते हैं और इस तरह से सानिका और अभिनव का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर लड़के वाले जाने के बाद, ये लो भाभी, ये एक रसगुल्ला आप भी ठूस लो। खैर, बधाई हो सानिका, अब बस जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ हाँ, हो जाएगी भाभी शादी। लगता है आप तो बस राह देख रही हो कि कब मैं इस घर से निकल जाऊं। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसी तुम्हारी सोच है सानिका, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अरे आप तो रहने ही दो भाभी, इतना नाटक मत कीजिए, क्योंकि ये आप पर सूट नहीं करता है। वैसे लड़के वाले तो बहुत अच्छे हैं और मुझे तो एक बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है, जहाँ पर सभी मुझसे बहुत प्यार करेंगे। और ये बात तो उनकी बातों से ही पता चल रही थी। आपकी तरह नहीं होंगे वो लोग।
जो एक मेकअप किट ले लिया तो इतना हंगामा कर दिया। बेचारी मेरी भोली सी ननद। अरे बाबा, शादी के पहले ये सब दिखावा होता है, लेकिन सबके असली रूप तो शादी के बाद ही दिखाई देते हैं। बड़ी आई अपनी ससुराल की तारीफ करने वाली। शादी तो अभी तक हुई भी नहीं है और तुम तो अभी से डेंगे हाँक रही हो। अरे ओ मेरी कलेशी बहू, कभी तो अपनी जबान पर मिश्री रखा कर। जब देखो तब तीखी मिर्ची की तरह तीखी बातें करती रहती है, नालायक कहीं की। अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसे बस समझा रही थी। ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब जाकर छत पर पापड़ सुखा दे, वरना मैं तुझे सुखा दूंगी। भानुमति की बातें सुनकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है और तभी सानिका धीरे से हंसते हुए वहां से निकल जाती है। फिर थोड़े ही दिनों बाद सानिका और अभिनव की शादी हो जाती है। स्वागत है तुम्हारा सानिका। ये देखो निकी, तुम्हारी मामी। हेलो मामी। हेलो निकी बेटा, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मामी। लेकिन मामी, आप मेरे साथ रोज खेलोगी ना? नेकी और पूछ पूछ जरूर खेलूंगी बच्चा। ये सानिका बहू, अब से ये घर तेरा ही है। जी माँ जी, और धन्यवाद मुझे इतना अच्छा महसूस कराने के लिए। अरे बहू, उसमें धन्यवाद की क्या बात है। फिर अगली सुबह उठकर सानिका अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैं अपने जीवन में पहली बार खा रही हूँ। सच में मजा ही आ गया। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा। ये बेसन के लड्डू तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अभी और कितने बचे हैं? अब 2 ही बचे हैं दीदी। जब अभिनव काम से आएगा तब ये लड्डू मैं उसे दे दूंगी। ओफो सानिका, अब उसे देने की क्या जरूरत है? निक्की के पापा को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। एक काम करो, ये लड्डू संभाल कर रखना। उनके आने के बाद मैं उन्हें दे दूंगी। लेकिन दीदी, नंदोई जी ने तो अभी ऑफिस जाते समय 4 लड्डू खाए थे और तो और आपने उन्हें और 4 लड्डू टिफिन में भी दिए हैं। लेकिन अभिनव ने तो एक भी लड्डू नहीं खाया है। शादी से पहले कहा था उसने मुझे कि उसे भी बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अरे बहू, ये तू क्या बातें लेकर बैठ गई? तेरी ननन जितना कह रही है उतना ही कर। और वैसे भी अभिनव बहुत कम ही खाता है। अब दामाद जी को पसंद है तो रख लेना उनके लिए, और अभिनव को किसी और दिन बनाकर खिला देना। और नहीं तो क्या। उनके सामने सानिका कुछ बोल ही नहीं पाती और वो 2 लड्डू उसे नंदोई के लिए रखने ही पड़ते हैं। अब सानिका देखती है कि लावण्या दिन रात बस आराम फरमा रही है और सारे काम बस उसे ही करने पड़ रहे हैं। अरे दीदी, अब कितनी लेट उठी हो? निकी को स्कूल जाना होगा ना। अब जल्दी चाहिए, जाकर उसे तैयार कीजिए। तब तक मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे सानिका, आज निकी को तुम ही तैयार करो ना, मुझे बड़ा ही आलस आ रहा है। सानिका लावण्या को मना नहीं कर पाती और उसे अब निकी को भी तैयार करना पड़ता है। ये लो निकी बेटा, तुम्हारी बैग। मैंने इसमें टिफिन भी रखा है। सारा खाना खाकर आना, ठीक है ना? ओके मामी। माँ जी, एक काम कीजिए ना, निकी की स्कूल वैन आती ही होगी तो इसे जरा वैन तक छोड़कर आइए ना। दीदी तो अभी तक सो रही है, नहीं तो मैं उन्हें बता देती। नहीं बहू, तू ही छोड़ दे इसे। अभी तो मैं अपना मनपसंद सीरियल देखने जा रही हूँ, और वैसे भी इस खून जमाने वाली ठंड के कारण मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मैंने गैस पर अभी अभी सब्जी चढ़ाई है। कुकर में आलू भी उबल रहे हैं और ऊपर से मशीन भी ऑन है। और इन सब में मैं अगर 5 मिनट के लिए भी बाहर गई तो अंदर के सारे काम बिगड़ जाएंगे। देख बहू, सुबह सुबह दिमाग मत खाओ मेरा। मैंने कहा ना, तू ही जाकर छोड़कर आ इसे। और रही बात सब्जी की, तो गैस बंद कर दे और मशीन भी बंद कर दे। अरे लेकिन ऐसे कैसे माँ जी? उतने में वहां पर अभिनव आता है। तुम फिक्र मत करो सानिका, आज मुझे ऑफिस जल्दी बुलाया है तो जाते समय मैं निकी को वैन तक छोड़ दूंगा।
तुम अपने काम संभालो। ठीक है अभिनव। चलो निकी बेटा। फिर निकी अभिनव के साथ चली जाती है। फिर बाद में, पर दीदी और नंदई जी को भी समझना चाहिए ना, दोनों भी निकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और रही बात माँ जी की, तो वो तो दिन भर इधर उधर भटकती ही रहती है, लेकिन तब उनके घुटने दर्द नहीं करते। और दीदी तो बस दिन रात आराम ही करती रहती है, ऐसा नहीं कि किसी काम में आकर मेरी मदद कर दे। अब इन लोगों को मैं क्या ही बोलूं। दीदी तो हमेशा इस घर की लाडली बेटी रही है, इसीलिए माँ दीदी और जीजी को कुछ भी नहीं बोलती। पर ये तो गलत बात है ना अभिनव। मैंने तुम्हारे लिए उस दिन 2 लड्डू बचा कर रखे थे, लेकिन दीदी ने उसे नंदोई जी के लिए रखने के लिए कहा, जबकि उन दोनों को ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हें भी बेसन के लड्डू बेहद पसंद है। अब जाने दो ना सानिका, खामोखा बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा। कर लो ना थोड़ा काम, और अगर कोई काम तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, तुम भी आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। फिर अभिनव वहां से चला जाता है। मुझे तो लगा था कि मेरा ससुराल मेरे मायके से 100 गुना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है। फिर एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी निकी के खांसने की आवाज से सानिका की नींद खुल जाती है। ये निकी कब से खांसी जा रही है? आखिर क्या बात है? जाकर देखना होगा मुझे। फिर सानिका लावण्या और नंदोई के कमरे में जाती है। तभी वो दोनों वहां पर घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। मामी मामी, मुझे दवाई दो ना। मुझे बहुत खांसी हो रही है। मम्मा और पापा को मैं कब से उठा रही हूँ, लेकिन ये दोनों तो उठ ही नहीं रहे। सच में ये दोनों कितने लापरवाह माता पिता हैं। तुम चिंता मत करो निकी बेटा, चलो मैं तुम्हें दवाई खिलाती हूँ। ठीक है मामी। फिर सानिका निकी को दूसरे कमरे में लेकर जाती है और वो उसे दवाई देकर सुला देती है। फिर अगले दिन वो ये सारी बात विक्रम और लावण्या को बताती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें तो निकी की कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। पर ये आप कैसी बातें कर रहे हो नंदोई जी? मुझे मेरे कमरे तक उसके खांसने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं झट से उसके पास आ गई और उसे दवाई भी दे दी। आप दोनों को उसका ध्यान रखना चाहिए ना, और ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे बस सानिका, हम समझ गए और आइंदा से ध्यान रखेंगे। अब ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोरो। लावण्या की बातें सुनकर सानिका चुप हो जाती है। फिर एक दिन, अरे माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, विक्रम और मैं एक साथ बाहर जा रहे हैं। हाँ माँ जी, और इस बार 1000 नहीं, कम से कम 2000 देना। ठीक है दामाद जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लाती हूँ। फिर मंजू पैसे निकालकर विक्रम के हाथ में थमाती है। ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर पैसे लेकर विक्रम और लावण्या वहां से बाहर चले जाते हैं। और तभी, माँ जी एक बात पूछूं? आप पूछ बहू, क्या हुआ अब? नंदोई जी तो खुद भी कमाते हैं ना, तो फिर वो और दीदी बार बार आपसे पैसे क्यों मांगते रहते हैं? और आज जब उन दोनों को बाहर जाना था, तो आपने तो उन्हें फौरन 2000 रुपए दे दिए। हाँ, दिए मैंने पैसे, तो क्या हुआ? अरे वो दोनों मेरे दामाद और बेटी है, और अगर उनके लिए मैं ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? दामाद जी जो कुछ भी कमाते हैं वो सब अपने पास ही रखते हैं, और मुझसे जितना भी हो पाता है मैं उन्हें उतना दे देती हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे स्वर्गवासी ससुर की पेंशन आती है। लेकिन माँ जी, ये तो गलत बात है ना। अगर नंदोई जी कमाते हैं तो उन्हें आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए। इन लोगों का खर्चा बहुत होता है, और आप तो ससुर जी की पेंशन से और अभिनव के पैसे से ही तो घर चलाती हो। लेकिन नंदोई जी और दीदी तो बस अपने पैसे जमा कर रहे हैं, घर में तो वो दोनों एक पैसा भी नहीं दे रहे। देख बहू, मैं तुझसे मीठी बोली बात करती हूँ, तो तू उसका फायदा मत उठा। अपनी जबान संभाल कर बात किया कर मुझसे। आज तो तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन आइंदा से फिर कभी मत बोलना, और अगर गलती से भी बोल दिया
तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। मुझे जो करना है करूंगी। किससे पैसे लेने हैं और किसे पैसे देने हैं वो सब मेरी मर्जी है। और तू होती कौन है मुझे ये सब बताने वाली? मंजू का ये गुस्सेल रूप देखकर सानिका घबराकर चुप हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद जब विक्रम का जन्मदिन आता है तभी मंजू उसे एक सोने की चेन देती है। अरे वाह माँ जी, ये सोने की चेन तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? अरे दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको उपहार देना, और आप मेरे बेटे जैसे ही तो हो। शुक्रिया माँ जी, अपने जीवन में मुझे इतना अहम दर्जा देने के लिए। ये सब अभिनव देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, अरे बेटा अभिनव, ये ले, ये केक खा ले। हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी बेकरी से मंगवाया है। मुझे नहीं खाना कोई केक वेक। आप जाइए, अपने दामाद को ही खिलाइए। वही आपका बेटा है ना? मैं तो आपका कुछ भी नहीं लगता। अरे ये तू क्या बोल रहा है बेटा? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? मुझे तो आपने कभी इतना महंगा तोहफा दिया भी नहीं और अपने दामाद को बराबर दे दिया, वो भी एक सोने की चेन। अरे सोना कितना महंगा हो चुका है, कम से कम ये बात तो सोच लेती। अरे लेकिन इतनी सी बात के लिए गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुझे भी तो मैंने कितने सारे तोहफे दिए हैं। रहने दो माँ, अब मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। घर में तो बस दीदी और जीजू ही आपके चहीते हैं। अरे वो लोग तो आपको पैसे भी नहीं देते, और उस हिसाब से देखा जाए तो आज जीजू को चेन आपने मेरे ही पैसे से दी है। अरे उन्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना, इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। उन दोनों की ये सारी बातें लावण्या सुन लेती है और मंजू के साथ साथ उसे भी बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत बोल दिया अभिनव, भूल मत, तेरे पैसों के अलावा भी मुझे तेरे पापा की पेंशन भी आती है, और मैंने ये चेन उन्हीं पैसों से खरीदी है। और तू कोई नहीं होता ये सब कहने वाला कि वो लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। अरे वो मेरी बड़ी बेटी है, और आइंदा से उसके और उसके परिवार के बारे में कुछ भी बोला तो मैं सुनकर नहीं लूंगी। वही तो बात है ना माँ, हम तो आपके कोई नहीं लगते। और रही बात पापा की पेंशन के पैसों की, तो वो तो बस आप अपनी बेटी और दामाद के लिए ही खर्च करती हो। अरे आज तक एक रुपया भी हमारे लिए आपने खर्च किया है क्या? अभिनव, तमीज से बात कर। माँ अपने पैसे से कुछ भी करे, वो किसी से भी प्यार करे, तुझे उससे क्या? बदतमीज कहीं का। जब से इसकी शादी हुई है तब से इसके हाव भाव बदल गए हैं माँ। अरे हाव भाव तो आप लोगों के बदल रहे हैं। सच्चाई कहने पर तो हर किसी को मिर्ची लगती है। हद में रहकर बात कर अभिनव, भूल मत, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। फिर अभिनव गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके चली जाती है तभी, अरे वाह सानिका बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। कैसी हो माँ? और आप भाभी, आप कैसी हो? मेरे बिना तो आप बहुत खुश होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुम भी सानिका? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बड़ा सूना सूना लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई झगड़ा करने के लिए जो नहीं रहा। अरे आपसे और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? अरे बस करो तुम दोनों, एक दूसरे की शक्ल देखने की शुरू हो गई। तू बता बेटा, तू कैसी है? और तेरे ससुराल वाले, वो लोग कैसे हैं? सब कुछ एकदम बढ़िया है माँ। अरे तुम तो बड़ा कह रही थी ना कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अब बताओ, तुम्हारे ससुराल का इतने दिनों का सफर कैसे रहा? जो तुमने सोचा था वही हुआ ना, या फिर उसका उल्टा हो गया? अरे नहीं भाभी, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है। मैं तो वहां पर बहुत मजे में रह रही हूँ। बहुत अच्छा है मेरा ससुराल। क्या बात है बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन पता नहीं क्यों मालिनी, तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम थोड़ी सी उदास सी लग रही हो। देखो, अपनी भाभी से झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ओफो भाभी, कहा ना मैंने कि मैं खुश हूँ। हद है यार। अरे क्या तू भी बहू, राशन पानी लेकर इस पर क्यों चढ़ जाती है? चल जा,
अंदर जाकर नाश्ता बना इसके लिए। बेवकूफ कहीं की। हाँ हाँ, जा रही हूँ, चिल्लाइए मत। फिर मालिनी रसोई में चली जाती है। सानिका बेटा, देख मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे के मन की बात झट से समझ जाती है। और तेरा चेहरा देखकर मुझे भी वाकई में लग रहा है कि तू किसी बात को लेकर परेशान है। बता ना बेटा, क्या बात है? अरे नहीं माँ, सच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर खा मेरी कसम। माँ। फिर सानिका भावुक हो जाती है और अपनी माँ को सारी परेशानी बता देती है। और उसकी बातें सुनकर भानुमति भी अब काफी हैरान हो जाती है। क्या? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लोग तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। वही तो माँ, धीरे धीरे सबके असली रंग उभर कर आ रहे हैं। वहां पर सिर्फ एक मेरा पति ही है जो मुझे समझ कर लेता है। अब मैं तुझसे क्या कहूँ बेटा, ये तो हर घर की पंचायत है। शादी के बाद लड़की का जीवन इसी तरह से बदल जाता है, और यही तो जीवन की रीत है बेटा। इसीलिए कह रही हूँ, ये सब भूलकर तू सबके साथ मिलजुल कर रहे। यही एकमात्र उपाय है तेरे पास। अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो उन्हें सब समझ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ननंद सास और नंदोई, इन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। देख बेटा, हर घर में बर्तन बचते ही है। अब यहाँ पर भी देख लेना, तू और तेरी भाभी और तेरा भाई, या फिर कभी कभी मैं और तेरे पापा, हम सब में झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं मिलेगा। और तेरा पति तो तेरे साथ ही है ना, तो तू चिंता क्यों कर रही है? लेकिन माँ। देख बेटा, तुझे धीरज रखना होगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कर। इस तरह से भानुमति सानिका को समझाने लगती है। फिर वापस अपने ससुराल जाने के बाद सानिका देखती है कि अभिनव अब भी दुखी है। अब मुंह लटकाने से क्या होगा अभिनव? अगर तुम पहले से ही इसके लिए आवाज उठाते तो माँ जी तुम्हारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाती। तुमने हमेशा चुप रहना ही सही समझा, और ये सब कुछ उसी का नतीजा है जो हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ सानिका, तुम सही कह रही हो। सारी गलती मेरी ही है, लेकिन मेरा दिल दीदी की तरह बिल्कुल नहीं है। दीदी और जीजू तो एकदम बेशर्म है, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन इतना अच्छा बनकर भी क्या फायदा अभिनव, जब सामने वाले को उसकी कदर ही ना हो। ऐसे ही एक रोज जब सानिका बाजार के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो लावण्या और विक्रम को एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर से निकलते हुए देख लेती है। अरे, ये तो दीदी और नंदोई जी है, लेकिन ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? और इन दोनों में से एक ने भी माँ जी से आज पैसे भी नहीं मांगे। लगता है आज नंदोई जी ने खुद के पैसे ही निकाले हैं और उन्हीं पैसों से खाना खा रहे होंगे। इतने चालाक लोग हैं ये। घर पर तो 1 रुपया भी नहीं देते और अभी रेस्टोरेंट में खुद के जमा हुए पैसे उड़ा रहे हैं। खुद पर उड़ाने के लिए बराबर पैसे निकलते हैं इनके। फिर घर जाकर सानिका मंजू को छोले कुलचे खाते हुए देख लेती है। छोले कुलचे कैसे हैं माँ जी? बहुत ही स्वादिष्ट दामाद जी। अरे ये क्या नंदोई जी, आप और दीदी तो अभी एक महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाकर आए हो ना, तो आप लोगों को माँ जी के लिए भी वहीं से खाना लाना चाहिए था। तो फिर आपने ये ठेले वाले छोले कुलचे क्यों लाए हैं? ये तो गलत बात है ना। आपने अपने लिए बराबर खर्चा किया, लेकिन माँ जी के बारे में विचार तक नहीं किया आपने। सानिका की ये बातें सुनकर विक्रम और लावण्या थोड़े घबरा जाते हैं। ये निकम्मी सानिका भी ना, माँ को तो हमने बताया भी नहीं कि हम दोनों 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए थे, वो भी अपने ही पैसों से, और ये यहाँ पर हमारी वाट लगा रही है। चुप रहे बहू, मेरी बेटी और दामाद दोनों को पता है कि मुझे छोले कुलचे कितने पसंद है। इसीलिए उन्होंने महंगे रेस्टोरेंट का बेस्वाद खाना लाने की जगह ठेले वाले छोले कुलचे लेकर आए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और तू अपनी टिप्पणी मत दे और हम लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश भी मत कर। पर माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि सानिका, मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ
और अगर तुम्हारा आग में घी डालने का काम हो गया हो तो जाओ, जाकर शाम के खाने की तैयारियां करो। मंजू अपनी बेटी की तरफदारी करके सानिका को चुप करा देती है और इस बात से सानिका का माथा गर्म हो जाता है। पता नहीं समझते क्या है ये लोग खुद को। उम्र और रिश्ते में छोटी हूँ, इसीलिए सबका सुन कर लेती हूँ, वरना मैं तो सबकी बैंड बजा देती। दीदी और नंदोई जी तो माँ जी के साथ बस पैसों के खातिर ही अच्छे हैं और उन्हें माँ जी की तो कुछ भी नहीं पड़ी। और ये बात आज मुझे साफ साफ पता चली है। लेकिन अब भगवान ही जाने कि ये बात माँ जी को कब समझ आएगी। दिन गुजरने लगते हैं और अब अभिनव और मंजू के बीच थोड़ी बातचीत भी होने लगती है। ये लो माँ, ये जुकाम की दवाई है, जरा अपना ध्यान रखा करो ना। शुक्रिया बेटा, अब ध्यान तो मैं रखती ही हूँ, लेकिन इस ठंड ने परेशान करके रखा है और ऊपर से मेरे कमरे का हीटर भी ठीक से काम नहीं करता। फिर रात में माँ जैसी भी हो, लेकिन मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। दीदी और जीजू तो बस अपना स्वार्थ ही देखते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए नया हीटर जरूर खरीदूंगा। हाँ अभिनव, मैं भी तुम्हें अभी वही बोलने वाली थी। बाकी का गुस्सा अपनी जगह पर और माँ जी की सेहत अपनी जगह पर। एक जिम्मेदार बेटा और बहू का फर्ज निभाते हुए अभिनव और सानिका मंजू के लिए एक नया हीटर लाते हैं। शुक्रिया बेटा, अच्छा हुआ जो तू मेरे कमरे के लिए एक नया हीटर लेकर आ गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा अलग हीटर है माँ, सानिका आपको समझा देगी कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है बेटा। वो नया हीटर विक्रम और लावण्या को भी बहुत पसंद आता है। लावण्या, वो नया हीटर एकदम अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है और हमारे कमरे का हीटर तो एकदम खटारा हो गया है। तुम एक काम करो ना, माँ जी को जरा मस्का लगाओ और उनका नया हीटर अपने कमरे में रखवा लो और हमारे कमरे का हीटर माँ जी को दे दो। हाँ विक्रम, मुझे भी नया वाला हीटर बहुत पसंद आया है, तुम फिक्र मत करो। माँ को अपनी बातों में फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल है और वो जरूर मान जाएगी और वो नया वाला हीटर हमें खुशी खुशी दे देगी। और ऐसे ही होता है। लावण्या मंजू के सामने थोड़ा बहुत नाटक करती है, जिसके बाद भावनाओं में बहकर मंजू अपने कमरे का नया वाला हीटर उसे दे देती है और उसके कमरे का पुराना हीटर वो अपने कमरे में रख लेती है। और ये जानकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। ये आपने क्या किया माँ? अरे वो नया हीटर मैंने आपके लिए लाया था, तो फिर आपने उसी दीदी को क्यों दे दिया? हाँ तो उसमें क्या हो गया? उनके कमरे में 3 लोग सोते हैं और मैं तो यहाँ पर अकेली सोती हूँ, तो मुझसे ज्यादा हीटर की जरूरत उन लोगों को है। और लावण्या के कमरे का हीटर इतना भी खराब नहीं हुआ है, एकदम ठीक से चलता है और जब तक ये काम कर रहा है तब तक मेरा कमरा भी गर्म रहेगा और मुझे कोई परेशानी भी बिल्कुल नहीं होगी। पर माँ जी, आपकी उम्र हो चली है और ऐसे में आपको ज्यादा ठंड लगती है और उन लोगों के कमरे का हीटर इतना भी अच्छा नहीं है जितना ये नया वाला है। रहने दो सानिका, अरे इन्हें इनकी बेटी और दामाद के आगे कुछ भी नहीं दिखता। इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। अरे एक हीटर लगवाकर तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, पता नहीं क्या हो गया है तुझे। एक ही घर में रहकर लावण्या और दामाद जी से तू इतनी नफरत क्यों करने लगा है? हमें किसी से भी नफरत करने का शौक नहीं है माँ, हमें बस गुस्सा आ रहा है और ये सब आपके द्वारा किए गए भेदभाव के कारण हो रहा है। जाने दीजिए, सुबह सुबह ये सब बातें निकालकर मुझे कोई कलेश नहीं करना है। इतना कहकर अभिनव वहां से चला जाता है। रोज रोज घर में होने वाली झगड़ों से परेशान होकर एक रोज सानिका अपनी पड़ोस की सहेली वंदना के पास जाती है और वो उसे अपनी सारी परेशानियां बता देती है। हे भगवान, वैसे सच बताऊं सानिका, तो जो तेरा हाल है ना, मेरा भी ठीक वैसा ही हाल है बहन। अरे तेरी सास और ननद तो बस तुझे सुनाती रहती है, लेकिन मेरी सास तो मुझे मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती और ना ही वो मेरे बच्चे पर ध्यान देती है, बस उसे हुक्म चलाना आता है। क्या सच में? और नहीं तो क्या। अरे एक दिन तो हमारे बीच में इतने झगड़े हुए थे
कि उसने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। अरे तेरे घर में तो कितना कुछ हो रहा है, तेरा पति इसके बारे में कुछ बोलता नहीं क्या? वही तो बात है ना, वो तो अपनी माँ के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। सच बता रही हूँ, बच्चा है इसीलिए मैं ये सब सहन करके लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बेटा अगर नहीं होता ना, तो मैं ये घर कब का छोड़कर चली गई होती। तभी वंदना और सानिका की नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर वंदना की सास कोकिला खड़ी होती है और उसने उनकी सारी बातें सुनी होती है। हे भगवान, बचा ले मुझे। वाह, बहुत अच्छा काम कर रही है तू बहू। अरे मेरे पीठ पीछे तो मेरी बुराई कर रही है, वो भी सानिका से। वैसी बात नहीं है माँ जी, वो दरअसल। अरे बकवास बंद कर, नालायक औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? और तू भी सानिका, मंजू और लावण्या के बारे में कितना कुछ बोल रही थी तू। लानत है तुम जैसी बहुओं पर। माफ करना काकी, लेकिन यही बात आप जैसी सासों पर भी लागू होती है, सिर्फ हम जैसी बहुओं पर ही क्यों? ज्यादा मुंह मत चला और चल दफा हो जाए यहाँ से। अब तक तुम दोनों ने सबकी बहुत चुगलियां कर ली। फिर सानिका वहां से चली जाती है। और तू वंदना, तुझे मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, आइंदा से अगर तूने मेरी बुराई की और मुझे वह सुनने में आया, तो मैं सच में तेरी जबान काट कर फेंक दूंगी, समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है सानिका से, और ये बात तो सच ही है ना कि आप कितनी निर्दयी हो। अरे आप अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए ना। मुझे उल्टा जवाब मत दे, वरना मैं फिर तुझे खाना ही नहीं दूंगी, वो भी सीधे अगले 5 दिनों के लिए। वंदना सास के चिल्लाने से चुप हो जाती है और कोकिला अब सानिका ने कही हुई सारी बातें पूरे मोहल्ले में जाकर बताती है। क्या? हाँ मंजू बहन, अरे वो कोकिला बता रही थी कि तुम्हारी बहू सानिका कोकिला की बहू वंदना के पास जाकर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के बारे में गलत बातें कर रही थी। हाँ हाँ, वो तो ये भी बता रही थी कि लावण्या कुछ भी काम नहीं करती, वो और उसका पति दोनों तो बस मुफ्त में रहते हैं, और मेरी सास तो एकदम बुज़दिल है और उसे तो अपने बेटे की कुछ भी नहीं पड़ी। ये सब कहा उसने वंदना से। हे भगवान, अरे माँ, ये हमें क्या सुनने मिल रहा है? उन औरतों की बातें सुनकर मंजू और लावण्या काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं और घर जाकर वो दोनों सानिका को खूब सुनाते हैं। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमें सब पता चल चुका है सानिका कि कैसे तुमने उस वंदना के पास जाकर मेरी और माँ की बुराई की है। हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ इस बात से, मैं गई थी वहां पर, लेकिन मैं अपनी सहेली को बस अपना दुख बांट रही थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है? सच में? अरे निकम्मी लड़की, तूने मुझे बुज़दिल कहा है, मेरी बेटी और दामाद जी के बारे में बकवास बातें कर रही थी तू। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? दम है तो हमारे सामने बोलकर दिखा ना। आपसे बोलकर क्या ही फायदा होगा माँ जी, आपकी आंखों पर बस अपनी बेटी और दामाद के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है। अरे दिन रात दीदी बस ऐश ही करती है और मैं नौकरानी की तरह काम पे काम करती हूँ। अरे इनसे तो अपनी बेटी का भी काम नहीं होता। और रही बात नंदोई जी की, तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते, और ये बात सरासर गलत है माँ जी। देख बहू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, ये तेरा ससुराल है और मेरी बेटी का मायका है, इसलिए तुझे तो काम करना ही पड़ेगा। और तू होती कौन है मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने वाली? और रही बात मेरे पति के पैसे देने या ना देने की, अरे आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा मत कहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर तुझे कल से घर के बाहर निकलना है तो केवल काम के लिए जाएगी, वरना जगह जगह जाकर हमारी पंचायत करती रहेगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। आज तो तुझे मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं बख्शूंगी तुझे। उतने में वहां पर अभिनव आता है। अरे बस कीजिए आप दोनों, क्यों इस बेचारी को इतना डांटते जा रहे हो?
आखिर किया क्या है इसने? बस अपनी सहेली को जाकर अपना दुख ही बताया है ना। और मोहल्ले में ढिंडोरा तो कोकिला काकी ने पीटा है, तो आप उनसे जाकर बात कीजिए। चुप बैठ अभिनव, ज्यादा जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए दीदी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सानिका ने कुछ गलत किया है। अरे जो कुछ भी उसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। खैर, मुझे इस घर में किसी से कोई बात नहीं करनी। इसकी तबीयत तो सुबह से ही नरम गरम सी है, इसीलिए आप दोनों चुप हो जाइए। चलो सानिका। फिर अभिनव सानिका को कमरे में लेकर जाता है। देखा ना माँ, इस सानिका ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर इसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं कल से काम कर दिया करूंगी। आधे घंटे से ज्यादा खड़े रहने से मेरी कमर में दर्द होना शुरू होता है, लेकिन फिर भी मैं सारे काम करूंगी, वरना इसकी बातें कौन सुनने वाला है। बस जलील करते हैं ये दोनों। और मैं विक्रम से भी कह दूंगी कि वो घर में पैसे दिया करे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये हमें खाना भी नहीं देगी। चुप बैठ लावण्या। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरी माँ है ना यहाँ पर, और मेरे होते हुए उस सानिका की ये मजाल कि वो तुझे खाना ना दे और तुझसे काम करवाए। देख बेटा, ये घर तेरा है और तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ। अरे मैं हूं ना, तो तू फिक्र मत कर। और हाँ, दामाद जी को इस बारे में कुछ भी मत बोलना, खामखा उन्हें बुरा लगेगा। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस तीनों खुश रहो, और इस घर की मालकिन मैं हूं, वो सानिका नहीं। ठीक है माँ। वही दूसरी तरफ सानिका अकेले में बैठकर खूब रोती है। फिर अगले दिन। मुझे माफ कर दे सानिका, मेरी सास के कारण तुम्हारे घर पर इतने झगड़े हुए। तुम्हारी आवाज कल मेरे घर तक आ रही थी। अरे नहीं वंदना, ये तो कैसी बातें कर रही है। ये सब कोकिला काकी की वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। और आइंदा से ऐसे मुझसे माफी वगैरह बिल्कुल मत मांगना, समझी कि नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुझे तेरी सास और ननद ने ज्यादा डांटा तो नहीं ना? क्योंकि कल तेरे जाने के बाद मुझे तो मेरी सास ने बहुत सुनाया। मुझे भी इन लोगों ने बहुत सुनाया, लेकिन बाद में अभिनव आया और उसने उन दोनों को चुप कराया। जाने दे, इतना इन सब के बारे में मत सोच। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, और वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारो। अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही। वही मंजू भी भानुमति को फोन करके खूब सुनाती है। क्या? अरे आप क्या कह रही हो समधन जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे आपकी बेटी जब से इस घर में आई है तब से कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आप ही बताइए, आप अपनी घर आई बेटी से काम करवाएंगे क्या? दामाद जी से पैसे लेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर आपकी बेटी ये सब कैसे बोल सकती है हमसे? अरे इतना सब होने के बाद भी बेचारी मेरी बेटी लावण्या चुप है। सोचिए, उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी बेटी से। बहुत उम्मीदें रखी थी मैंने उससे, लेकिन एक भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। और तो और उसने मेरे बेटे को भी पट्टी पढ़ाकर हमारे खिलाफ कर दिया है। अरे जो बेटा इतने दिनों तक चुप था, अब वो भी हमसे लड़ाई झगड़े करने लगा है। जरा समझाइए अपनी बेटी को, शायद आपके कहने से वो समझ जाए। जी समधन जी, मैं उससे आज ही समझाती हूँ, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर क्या पता क्यों ऐसे हो गई। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मेरे समझाने से वो समझ जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है। चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाकी के भी काम है। इतना कहकर मंजू कॉल कट कर देती है और भानुमति बहुत चिंतित हो जाती है। लेकिन कमलेश और मालिनी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे माँ जी, आपके फोन का आवाज इतना तेज है कि हमें भी सब कुछ सुनाई दिया। मैंने तो सानिका से पहले ही कहा था
कि ससुराल वाले बस अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। देखा, अब वही हुआ ना। बहुत उड़ रही थी वो, लेकिन अब उसकी अक्ल बराबर ठिकाने आ गई होगी। चुप हो जा बहू। अरे तेरी मनहूस काली जबान के कारण ही हुआ है ये सब। शादी के पहले ही तूने टोक लगा दी। कमलेश जी, मैं सानिका को समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही रहा तो उसकी शादी टूट सकती है। अरे ससुराल में अच्छे से रहेगी, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएगी, वरना सास ननंद और नंदोई का दिल दुखाकर उसे बहुत पाप लगेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भानुमति? उसे समझाने की जगह उसकी पहले बात तो सुनकर लो। हमारी बेटी हमेशा सही का साथ देती है, इसलिए वो खामोखा किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अब तो चुप ही रहिए जी। अगर हम उसकी बात सुनने जाएंगे तो झगड़ा सुलझाने की जगह और बढ़ जाएगा। भानुमति अब सानिका को कॉल करके उसे अच्छे से समझाती है, लेकिन तभी सानिका को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या माँ, आप भी? आपको तो इधर आकर उन लोगों को डांटना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलत थे, मैं नहीं। लेकिन आप तो ये कह रही हो कि मैं ही चुप रहकर सब कुछ सह लूं और तभी मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाऊंगी। वाह, क्या सोच है आपकी। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने बेटा? तुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता और रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं बेटा। देखना, कुछ ही दिनों बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस कुछ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। नहीं माँ, ये सब मुझसे नहीं होने वाला, और आपके कहने से मैं दबाव में नहीं रहने वाली। पर बेटा। बस माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सानिका कॉल कट कर देती है। फिर 2 दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी और दीदी, आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता। लेकिन ये क्या, बस इतना सा नाश्ता? कल से थोड़ा ज्यादा बनाया कर और अलग अलग प्रकार का नाश्ता दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिर सानिका भी वही बैठ जाती है और मंजू और लावण्या के साथ टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी इसे कह दो माँ कि ये यहाँ से उठकर चली जाए, वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे नहीं बेटी, तू क्यों जाएगी अपने कमरे में? जा बहू, तू अपने कमरे में चली जा और तुझे जो देखना है अपने फोन में देख ले। अरे दीदी को अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो खाना भी मेरे हाथ का क्यों खा रही है? खुद ही बनाकर खा लेना। चुप कर बहू, ज्यादा जबान मत चला। इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा, वरना निकल जा यहाँ से। सानिका को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर फिर से रोने लगती है। तभी वहां पर अभिनव आता है और वो उसे शांत करने लगता है। तो मैं क्या करूं अभिनव? अरे तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ और मुझे ही इनके नखरे झेलने पड़ते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें अगर मैं कुछ कहने जाऊं तो तुम कहते हो कि जाने दो। माँ से कहो तो माँ मुझे ही चुप कराती है और सब कुछ सहने के लिए कहती है, और सहेली से कहने जाओ तो बीच में उसकी सास आ जाती है। पता नहीं मैं क्या करूं अभिनव, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। ओफो सानिका, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन मैं हूं ना, और मेरा साथ होते हुए तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? और तुम इन लोगों से इतना लेना देना क्यों रख रही हो? इन लोगों से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अभिनव के समझाने पर सानिका शांत हो जाती है। फिर एक दिन, ये क्या है अभिनव, तू जरा बेवकूफ है क्या? अरे बस 10,000 में घर का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे माँ, हर महीने मैं आपको सारे पैसे देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, इसीलिए मैं आपको इस बार केवल 10,000 रुपए ही दे रहा हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बाकी के बिल्स तो मैं ही भरता हूँ ना, और एक महीने के घर खर्चे के लिए 10,000 भी बहुत है। नहीं अभिनव, इतने में कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। माँ जी, वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे, थोड़ा अर्जेंट काम था,
क्या आप मुझे अभी दे सकती हो? सच में काम बहुत अर्जेंट है, इसीलिए मांग रहा हूँ। अरे क्यों नहीं दामाद जी, ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर विक्रम पैसे लेकर वहां से चला जाता है और यह देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या था माँ? अभी अभी तो आप ये कह रही थी कि 10,000 में भी घर खर्च नहीं निकलेगा, और जीजा जी के मांगने से आपने उन 10,000 में से 5,000 उन्हें तुरंत निकाल कर दे दिए। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तेरे सामने ही कहा था ना कि उन्हें किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे में मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी? लेकिन अब तो आपके पास केवल 5,000 रुपए ही है, तो अब घर खर्च कैसे चलेगा? बेटा अगर पैसे कम दे तो वो बेवकूफ है, और दामाद चाहे कुछ भी करे वो एकदम सही है, जैसे कि वो दामाद नहीं देवता बन गया हो। हाँ तो हमारे यहाँ पर दामाद को भगवान की तरह ही पूछते हैं। उनका दिल दुखाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम सब उनका मान सम्मान करते हैं, और तुझे भी करना चाहिए। ये सारी बातें आप मुझे मत बताओ माँ। अरे आपको तो 24 घंटे आपका दामाद ही दिखाई देता है, बेटा तो कहीं है ही नहीं ना आपकी जिंदगी में। तभी वहां पर लावण्या भी आती है। अभिनव, अब तू फिर से शुरू मत हो जा। दीदी, ये मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप शुरू मत हो जाइए। अरे आपने और जीजू ने तो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी है। बस अभिनव, अब अगर एक शब्द भी और तूने बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शांत हो जाइए माँ, इतना भड़कने और खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे सब पता चल चुका है कि आपके मन में मेरे और सानिका के लिए क्या दर्जा है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब इसी वक्त मैं और सानिका इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चलो सानिका। क्या? फिर अभिनव और सानिका दोनों अपना सामान बांधने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर लावण्या परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर ये चला गया तो घर खर्च कैसे निकलेगा? नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। रुक जा अभिनव। अरे इतनी सी बात के लिए तू घर छोड़कर क्यों जा रहा है? और क्या हो गया है तुझे? क्यों हर वक्त लड़ता झगड़ता है तू? जाने दे लावण्या, इसे मत रोक। वैसे भी मुझसे ये रोज रोज के झगड़े सहन नहीं होते। आजकल ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। अरे इसे क्या लगता है कि इसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता क्या? मंजू के कहने पर लावण्या चुप हो जाती है और सानिका और अभिनव घर छोड़कर चले जाते हैं। अभिनव और सानिका के जाने के बाद मंजू काफी चिंता में पड़ जाती है। अभिनव तो चला गया, लेकिन पता नहीं घर खर्चा कैसे चलेगा और घर के बाकी के काम कैसे होंगे। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पापा की पेंशन तो आ ही रही है ना। और रही बात कामों की, तो सानिका के आने से पहले हमारे घर पर जो काम वाली आती थी, आप उसे ही फिर से बुला लीजिए। हाँ माँ, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप ही तो बोल रही थी ना कि जाने दे इस अभिनव को। इसे क्या लगता है कि इसके बिना घर चल नहीं पाएगा क्या? और अब उसके जाने के बाद आप ही ये सब बोल रही हो। अरे बेटा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा की पेंशन से पूरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। हम 4 लोग हैं। देखिए दामाद जी, अब आप ही को पैसे देने होंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या? हाँ दामाद जी, आज तक मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। आप भी सोचिए ना कि मैं पेंशन के पैसों से क्या क्या संभालूंगी। अरे माँ, इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? साफ साफ कह दीजिए कि आपको हम तीनों अब बोझ लगने लगे हैं और इसीलिए आप हमसे पैसे वसूलना चाहती हो। अरे नहीं लावण्या बेटा, ये तो कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ। जाने दो विक्रम, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं, रह लेंगे किसी छोटे मोटे किराए के मकान में। पहले वो दोनों चले गए और अब हमारी बारी है। और पहले उनके ताने सुनते थे और अब आप हमें ताने दे रही हो। हाँ लावण्या, तुम सही कह रही हो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों।
तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि तुम तीनों मेरे लिए बोझ बन गए हो? अरे तुम लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े समान हो। और रही बात पैसों की, तो मैं तेरे पापा के पेंशन से ही सब कुछ संभालूंगी। तू उसकी फिक्र मत कर बेटा। लेकिन ये घर छोड़कर जाने की बात आइंदा से मत निकाल, क्योंकि ये घर तेरा ही है बेटा। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो रुक जाते हैं। इस तरह से लावण्य फिर एक बार मंजू को अपनी भावनाओं में उलझाकर उसे चुप करा देती है। वही दूसरी तरफ सानिका और अभिनव उसी मोहल्ले में घर ले लेते हैं और तभी उन्हें मिलने के लिए भानुमति और कमलेश आते हैं। सानिका बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि कुछ बातों को टाल देगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन तूने वो नहीं किया। अब भी वक्त है। जा बेटा, जाकर अपनी सास और ननंद से माफी मांग ले। और दामाद जी, परिवार के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने ये फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन इसका आगे जाकर आपको बहुत पछतावा होगा। नहीं माँ, मैं किसी से भी कोई माफी नहीं मांगने वाली। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कीजिए, लेकिन मैं भी माफी नहीं मांगूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसमें दीदी और माँ ही गलत है। बेचारी सानिका ने तो उन दोनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे ही अकड़ दिखाई। और रही बात मेरी, तो मैं तो उस घर का बेटा हूँ, लेकिन वो लोग तो मेरे साथ भी पराये की तरह पेश आते हैं। और माना कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वही बड़े गलतियां करने लगे तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है माँ। लेकिन बेटा, ये सब। भानुमति, तुम तुम्हारी घटिया सोच अपने पास ही रखो। सानिका और दामाद जी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे अपने आत्मसम्मान को त्यागना सबसे बड़ी गलती है। और बच्चों, तुम दोनों अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ है और वही बहुत है। और अपने इस छोटे से संसार में खुश रहो। आज तक तुम दोनों ने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। हाँ पापा, आपने सही कहा। एक बार अगर माँ जी हमारे बारे में भी सोच लेती तो ये सब होता ही नहीं। अरे जाने दो ना सानिका, पापा जी ने कहा है ना, पिछला सब कुछ भूल जाओ। और रही बात माँ की, तो माँ ने तो हमें रोका भी नहीं, तो तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? इतना बोलकर अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ पापा, मैं तो उस घर की बहू हूँ, लेकिन अभिनव वो तो उस घर का बेटा है। अरे जब मेरे ही मन पर इतनी ठेस पहुंची है तो जरा सोचिए उसके मन पर क्या बीत रही होगी। उसका गुस्सा होना भी जायज है माँ। सानिका को दिन भर खिड़की से सब कुछ दिखता है कि कैसे लावण्या बस बाहर घूमती फिरती है और मंजू कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाने तक घर के सारे काम करती है। माँ जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन अब उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये कैसी बेटी है लावण्या जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवा रही है। पता नहीं माँ जी को लावण्या की इन्हीं हरकतों पर गुस्सा कैसे नहीं आता। ना जाने उनकी अकल कब ठिकाने पर आएगी। फिर एक रोज जब मंजू की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तभी, अरे लावण्या बेटा, इस भीषण ठंड के कारण मेरे हाथ पांव और घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। जा बेटा, आज का खाना तू ही बना दे। अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे आपको पता नहीं है क्या कि कल मैं ये नेल आर्ट करके आई हूँ, और अब अगर मैं घर के सारे काम करते बैठूं तो वापस मुझे इन्हें बनवाना पड़ेगा। ना बाबा ना, आप ही कीजिए सारे काम। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद सारा दर्द ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सारे काम कर लेना। उतने में वहां पर निक्की आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे वो चीनी के पराठे बना कर दो ना, जैसे मामी बनाती थी। अरे हद है, दिन भर बस इसे ठूसने को ही दे दो। चल जा अपने कमरे में।
अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बाद में जब माँ खाना बनाएगी तब खा लेना कुछ। लावण्या गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जिससे निक्की बहुत उदास हो जाती है। निक्की बेटा, तू परेशान मत हो, नानी है ना, मैं बना कर दूंगी तुझे चीनी के पराठे। चल बेटा। सच्ची नानी? हाँ बेटा। ये निक्की बहुत खुश हो जाती है और दर्द में होते हुए भी मंजू को अपनी नातिन के लिए पराठे बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके वालों को मिलने जाती है तभी, अरे सानिका, तुम्हें अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अब देखो, मैं भी तो रह रही हूं ना तुम्हारे माँ पापा के साथ, तो तुम्हें क्या होता है उतना सहन करने के लिए। देखिए भाभी, मेरे माँ पापा आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ पेश आती है। अरे वो दोनों तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगती है, और अगर मैं गलत होती तो मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता। इसीलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और ये मुफ्त का सलाह मत दीजिए। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब सानिका मंजू की पसंद की सब्जी बनाती है तो वो उसे देने के लिए मंजू के पास आती है। क्यों आई है तू यहाँ पर? मुझे ना तो तेरी शक्ल देखनी है और ना ही तेरे हाथ का खाना खाना है। चली जा यहाँ से। बस माँ जी, मुझे भी आपकी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी लाडली बेटी कैसी है। इसीलिए आप मेरी शक्ल छोड़ दीजिए और चुपचाप ये खाना खा लीजिए। मैं सब जानती हूँ, घर में आपको खुद ही खाना बनाना पड़ता है, कोई भी आपको नहीं पूछता। इसीलिए भूखे रहने से अच्छा यही होगा कि चुपचाप इसे खा लीजिए। आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैंने आपको कपड़े सुखाते हुए देख लिया है, और ना जाने आपके बेटी और दामाद के लिए आपको आगे कितने सारे काम करने होंगे, और उन सब के लिए ताकत तो लगेगी ही ना। इसीलिए इसे चुपचाप खा लीजिए। इतना कहकर सानिका डब्बा वहीं पर रख के वापस चली आती है। वैसे उसने बात तो एकदम सही कही है, और डब्बे में से सब्जी की महक भी बहुत अच्छी आ रही है। खा ही लेती हूँ इसे। फिर मंजू बड़े ही चाव से वो रोटी सब्जी खाती है और उसे खाकर उसकी आंखें भर आती हैं। मेरी बहू के हाथ का खाना इतने दिनों बाद खा रही हूँ, और इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। सच में तेरी बहुत याद आती है बहू। तू जैसी भी थी बहुत अच्छी थी। फिर रात में जब अभिनव ऑफिस से घर आता है तभी सानिका उसे सब कुछ बताती है। लेकिन सानिका, तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? चुप रहो अभिनव। मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है यार, और वो तो तुम्हारी सगी माँ है। और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अंदर ही अंदर हर वक्त तुम्हें भी उनकी बहुत फिक्र रहती है। इस पर अभिनव कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और लावण्या और विक्रम मंजू के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, लेकिन वो अपनी ममता के चलते उन दोनों का सब कुछ सहन करके लेती है। अरे नहीं माँ, निक्की को स्कूल छोड़ने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्कूल वैन आपने ही बंद करवाई है, क्योंकि आपके पास कोई पैसे नहीं थे। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता, आज से आप उसे स्कूल में छोड़ने भी जाओगी और लेने भी जाओगी। पर लावण्या बेटा, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकती, और निक्की की स्कूल तो पूरे 20 मिनट की दूरी पर है, तो मैं इतना कैसे चल पाऊंगी बेटा? तू भी थोड़ा सोचना। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती माँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मैं और विक्रम तो बिल्कुल नहीं उठने वाले। इसीलिए ये काम आपको ही करना होगा। अरे बेटा, तू दामाद जी से कह देना कि वो सुबह जल्दी उठकर निक्की को छोड़कर आए और वापस आकर फिर से सो जाए। नहीं माँ, इससे पेट्रोल खामखा जाया हो जाएगा और साथ ही विक्रम की नींद भी खराब होगी। पहले ही वो काम करके बहुत थक जाता है।
इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। अब मंजू को ना चाहकर भी निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने जाना ही पड़ता है, जिस कारण उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। फिर एक दिन जब अभिनव काम से घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि लावण्या मंजू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही है और उसके बाद वह दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? दीदी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? अब क्या बताऊं बेटा, निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने रोज मैं ही जाती हूँ, पर आज मैं उसे स्कूल से लाना ही भूल गई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं सो रही थी और लावण्या और दामाद जी तो बाहर घूमने चले गए थे। क्या? हाँ बेटा, इसीलिए उसने कहा कि अब जब मेरी बेटी बाहर अकेली रही तो आप भी बाहर ही रहो, और इतना कहकर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मंजू अभिनव को गले लगाकर खूब रोती है। बस माँ बस, अब रोइए मत, आपका बेटा आ गया है। मंजू को रोते हुए देखकर सानिका भी बाहर आ जाती है। फिर अभिनव घर के अंदर जाकर विक्रम और लावण्या को सुनाने लगता है। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही माँ का घर होकर तुम दोनों ने उन्हें ही बाहर निकाल दिया। आवाज नीचे अभिनव, भूलो मत, तुम अपनी दीदी और जीजू से बात कर रहे हो। अरे मर गए आप दोनों मेरे लिए। इतने बेरहम लोगों को क्या दीदी और जीजू बोलूं मैं? लानत है आप दोनों पर। अरे बस करो अभिनव, और तुम क्यों इतना बोल रहे हो? अरे इन्होंने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला था और आज भी माँ जी की ही गलती थी। बताइए माँ जी, इसमें आपकी गलती थी या नहीं? नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे आज मुझे समझ आया है कि शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही गलत थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने बेटे में और तुम दोनों में फर्क किया। जो अच्छा था उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और जो बुरे थे उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, पर अब और नहीं। अरे तुम्हें क्या लगा, जो माँ प्यार कर सकती है वो कभी नफरत नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है, और आज से तुम दोनों मर गए मेरे लिए। क्या? हाँ, और अब से अभिनव और सानिका अलग नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। और अगर इस घर से कोई निकलेगा तो वो तुम दोनों हो। हर बार मैंने तुम दोनों के प्रति प्यार के खातिर सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। मंजू की यह बातें सुनकर लावण्या और विक्रम हैरान हो जाते हैं, और अंत में मंजू उन्हें घर से बाहर निकालकर अपने बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगती है।